नमस्कार दोस्तों, ज्ञानवीर एकेडमी में मैं भारत विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक वर्णमाला। यहाँ से किसी भी परीक्षा में यूपी पुलिस हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, यूपी लेखपाल हो, यूपी टेट हो, कम से कम 2 से 3 प्रश्न बनते ही बनते हैं। और जैसे ही आप इसे पढ़ेंगे, इस वीडियो को पूरा कर लेंगे, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी के। इसके बीच यदि आपको लगता है आपको हमारे द्वारा जो पढ़ाई गई ये चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो रही हैं, तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। शुरुआत करते हैं। वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को, किसको? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो याद रखिए, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। मान के चलिए वर्ण तो ये भी हैं कि उ, पा, आ, जा, लेकिन ये व्यवस्थित नहीं है। जबकि यदि आप इन्हीं को आप देखेंगे, पहले पै लाएंगे, फिर ऊ लाएंगे, जय और आ लाएंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका एक वर्ण बन जाएगा। आगे आप देखेंगे, ये होगी वर्णमाला। दूसरा, भाषा। वर्ण किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को वर्ण कहते हैं। दूसरी बात, वर्ण या ध्वनि एक ही बात है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होगी वो क्या कहेंगे? हम उसको वर्ण कहेंगे। अच्छा, मैंने सार्थक क्यों कहा? मान के चलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ये ध्वनि तो है, लेकिन क्या इसका कोई अर्थ हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन मैं अगर बोल रहा हूँ का, खा, गा, घा, ये भी एक ध्वनि है, लेकिन इनका अर्थ है। इसीलिए कहते हैं भाषा की सबसे छोटी सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण और ध्वनि एक ही बात है। आप देखेंगे कि वर्ण और ध्वनि को मिलाकर बनता है अक्षर, अक्षरों से मिलकर बनता है पद, पदों से मिलकर बनता है पदबंध, पदबंधों से मिलकर बनता है उपवाक्य, उपवाक्य से मिलकर बनता है वाक्य, और फिर बनती है भाषा। आगे आप देखेंगे, हिंदी भाषा में उच्चारण के आधार पर, बोलने के आधार पर 45 वर्ण हैं टोटल। ये किसके आधार पर है? ये उच्चारण के आधार पर है, जिसमें 10 स्वर हैं और 45 व्यंजन हैं। अभी हम इन्हें ओपन करके पढ़ाएंगे, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होंगे। तो हिंदी भाषा में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण हैं, ये आप देखेंगे, जिसमें 10 स्वर, स्वर का मतलब हुआ है मात्राएं, और 35 है व्यंजन। आगे शुरुआत करेंगे। लेखन के आधार पर 52 वर्ण हैं। देखिए, वो बोलने के आधार पर था। उच्चारण का मतलब होता है बोलने के आधार पर। ये किसके आधार पर था? बोलने के आधार पर। लेकिन ये किसके आधार पर है? लेखन के आधार पर 52 है, जिसमें 13 स्वर हैं, 13 मात्राएं हैं, 35 व्यंजन हैं और 4 संयुक्त स्वर हैं। संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, हम अभी आगे पढ़ेंगे। अब आगे देखेंगे कि वर्णों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक है स्वर और एक है व्यंजन। अगर आप पूछे कि स्वर कितने होते हैं, तो स्वर 11 होते हैं, आप किसी भी परीक्षा में लगाएंगे। जबकि 2 स्वर और होते हैं, अयोगवा स्वर। पहले आप पढ़ लीजिए इनको पूरा। देखेंगे व्यंजन कितने होते हैं। व्यंजन होते हैं 33, 25 + 4 + 4। ये आप क्यों होते हैं, ये भी हम आपको अभी बताने जा रहे हैं, थोड़ा समय दीजिए। अब आप देखेंगे कि स्वर की यदि बात कर रहे हैं, तो स्वर आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप देखेंगे ये 11 और ये दोनों मिलाकर 13, लेकिन हम इनको बोलते हैं अयोगवा स्वर, नपुंसक। ये बाद में पढ़ेंगे क्यों है, लेकिन आप चीज जानिए। स्वर वर्ण को 2 भागों में बांटा है, एक स्वर और व्यंजन। स्वर होते हैं 11, व्यंजन होते हैं 33। अच्छा, अब पढ़ते हैं स्वर कहते किसे गए। स्वतंत्र रूप से, देखिए मैं कह रहा हूं स्वतंत्र रूप से कोई भी चीज होगी, मतलब स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप का मतलब, जैसे आप देखेंगे ई, उ, आ, ई, ये स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 11। फिर से, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वर्णों को स्वर कहते हैं, इनकी संख्या 11 होती है। फिर मैं बताता हूँ, जैसे कि आ, ई, उ। आप का बोली, का के बाद में क्या आता है? आ आता है, वो स्वतंत्र नहीं है। गा के बाद में आ आता है, वो स्वतंत्र नहीं है। तो आप देखेंगे ए, आ, ई, उ, ई, ये सभी क्या है? ये 11 स्वर हैं। आगे आप देखेंगे
मात्रा के आधार पर स्वरों को भी 3 भागों में बांटा गया है। जो स्वर हैं जो 11, इनको भी 3 भागों में बांटा है। कौन से, आप वो जान लीजिए। कैसे कैसे, आप देखेंगे कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में क्या क्या आता है? ह्रस्व स्वर में कौन आता है, पहले आप ये जान लीजिए। ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में केवल एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे कि आ, उ, ई और रे। दूसरा, ह्रस्व स्वर को हम लघु स्वर भी कहते हैं, ये बात भी आप जान लीजिए। फिर आया दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। देखिए, दीर्घ स्वर यह संयुक्त स्वर का मतलब होता है। पहले आप दीर्घ स्वर आप जान लीजिए कौन कौन से हैं। आप ये जो देख रहे हैं आ, ई, उ और अ, ये दीर्घ स्वर है, जबकि ये भी दीर्घ है, ए, ऐ, ओ और औ। लेकिन एक बात इनमें जानने वाली ये है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, पीसीएस वगैरह में, बड़े एग्जामों में, आपने संयुक्त व्यंजन का नाम सुना होगा, संयुक्त स्वर का नाम नहीं सुना है। लेकिन आप याद रखिए, ए, ऐ, ओ और औ ये क्या है? संयुक्त स्वर है, क्योंकि ए जो बना है वो ए प्लस ई से बना है, ए जो बना है अ प्लस ए से बना है, औ जो बना है ए प्लस उ से बना है, और औ जो बना है ए प्लस औ से बना है। इसलिए अगर कभी किसी परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए कि संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, तो इन चारों को कहते हैं, जबकि इन टोटल को कहते हैं दीर्घ स्वर। अच्छा, प्लुत स्वर क्या आया? जिस, तो आपने देखा, जिसे बोलने में एक मात्रा का समय लगा उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, जिसे बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है उसे क्या कहते हैं हम? दीर्घ स्वर। और जिन्हें बोलने में 3 मात्रा का समय लगता है या अधिक लगता है, जैसे कि राम, आम, ये पहले आता था, अब ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे आप पढ़ते थे ना ओम, ये पुरानी रामायण महाभारत में आपको आज भी देखने को मिल सकता है। जैसे कि मैं पुकारना चाहता हूँ किसी को, अरे राम, तो आ जो बाहर आया है उसमें 3 गुना समय लग रहा है, अब इसका प्रयोग ना के बराबर होता है हिंदी में। अब आप पढ़ेंगे जीव के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए, जीव के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, अर्घ स्वर, मध्य स्वर और पश्चय स्वर। अग्र स्वर में क्या आते हैं? ई, ए और ऐ। ये जीव के आधार पर बोले जाने वाले हैं। और जीव के अगले भाग, मान के चलो मैं आपकी जीव को 3 भागों में बांट दूं, आगे, बीच वाले और पिछले वाले, तो आगे वाले ई, ए और ऐ, ये अग्र स्वर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार प्रश्न पूछा गया एग्जाम में कि मध्य स्वर किसे कहते हैं? अ। तो आप बोलकर देखेंगे, जिसको हम जीव के बीचों बीच बोल सकते हैं उसको कहते हैं मध्य स्वर। अब आप आएंगे पश्चय स्वर पर, तो आप देखेंगे जीव के पिछले भाग से बोले जाने वाले को हम क्या कहते हैं? पश्चय स्वर। आ, उ, औ, ओ, औ और आओ। आगे शुरुआत करते हैं। मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर। अब देखेंगे, मुख द्वार खुलने के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, विवर्त, अर्धविवर्त, अर्धसंवर्त और संवर्त। अच्छा, आप समझिए पहले विवर्त का मतलब क्या होता है। विवर्त का मतलब होता है खुला होना। विवर्त, जिसमें मुंह, जिस स्वर को बोलने के लिए मुंह को पूरा खोल दिया जाए, जैसे कि आ, तो एकमात्र विवर्त स्वर होगा आपका आ। अर्धविवर्त का मतलब है जिसमें मुंह आधा खुला रहे, ये क्या है? आ, ए, औ और औ। फिर है संवर्त का मतलब होता है बंद होना, जिसमें मुंह लगभग पूरा बंद रहता है, ई, ए, उ और औ। और जिसमें मुंह आधा बंद रहता है वो होता है अर्धसंवर्त, जैसे कि ए और औ। आगे आप देखेंगे, जिन स्वरों को बोलने में पूरा मुंह खुलता हो उन्हें विवर्त। आगे आप देखेंगे, जिन्हें बोलने में केवल आधा मुंह खुलता हो, जिन्हें बोलने में केवल आधा मुंह बंद रहता हो, ए और औ। और जिन्हें बोलने में लगभग पूरा मुंह बंद रहता हो उन्हें कहते हैं संवर्त। होठों के आधार पर स्वर 2 भागों में बांटा गया है, अवर्तमुखी और वर्तमुखी। अवर्तमुखी का मतलब है जिन स्वरों को बोलने के लिए होठों को गोल ना करना पड़े, जैसे कि आ, ई, ए और ए। और जिन्हें बोलने के लिए होठों को गोल करना पड़े वो वर्तमुखी, जैसे कि उ, औ, औ, औ। आपने पढ़ा है। आगे आप देखेंगे, हवा के आधार पर, मुख से निकलने के आधार पर कितने प्रकार के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 2 प्रकार के होते हैं, निरअनानुनासिक और अनुनासिक। मतलब कि आप समझिए, जिन्हें बोलने के लिए नाक की सहायता ना लेनी पड़े उन्हें निरअनुनासिक स्वर कहते हैं,
और जिन्हें बोलने के लिए नाक की सहायता लेनी पड़े उन्हें अनुनासिक कहते हैं। मैं बोल कर दिखाता हूँ। जैसे लिखा है आ और यह है आ, यह है ई और यह है ई। नाक की सहायता वाले होंगे अनुनासिक। आगे आप देखेंगे सभी स्वर, जितने भी स्वर होते हैं सारे के सारे संघोष होते हैं तथा अल्प प्राण होते हैं। संघोष और अल्प प्राण, सघोष का मतलब रहता है जिसमें कंपन ज्यादा होता है और अल्प प्राण का मतलब होता है जिसमें मुंह से हवा कम निकलती है। ये बात आप जान लीजिए। तो जितने भी स्वर हैं सब के सब क्या है, सघोष है और अल्प प्राण है। आगे आप देखेंगे दो स्वर कौन कौन से, आ और अंग। ये इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अनुस्वर। इसको बोलते हैं विसर्ग। इन्हें नपुंसक स्वर भी कहा जाता है। मान के चलिए का लिखा है तो ऊपर क, और ये विसर्ग होता है। जैसे कि मैं का लिख रहा हूं तो यहां लगाते हैं। तो अयोगवाह स्वर दो होते हैं जिन्हें नपुंसक स्वर भी कहते हैं, आ और अंग। इन्हें मिलाकर ही स्वरों की संख्या 13 होती है। आगे आप देखेंगे। अब जो बात आई, अब आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपको व्यंजन। ध्वनि या जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जैसे आप बोल के देख का, तो का में क्या क्या आपको देखने को मिल रहा है, आप देखेंगे का प्लस आ। का कोई भी अक्षर बोल लीजिए, पा, पा प्लस आ उसमें होता ही है। आगे आप देखेंगे व्यंजनों की संख्या 33 होती है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। यदि द्विगुणित व्यंजन को भी जोड़ दिया जाए तो इनकी संख्या 35 होती है। द्विगुणित क्या होते हैं अभी आपको बाद में बताएंगे। संयुक्त व्यंजन जोड़ने पर व्यंजनों की कुल संख्या 39 हो जाएगी, तभी टोटल 52 होगा। जैसे कि अभी आप छोटी छोटी कुछ बातें उससे पहले जान लीजिए, बार बार आपकी परीक्षा में आती है, जो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे अघोष वर्ण किसे कहते हैं, जिन व्यंजनों को बोलने में कंपन ना हो उन्हें कहते हैं हम अघोष। जिन वर्णों को बोलने में कंपन हो उन्हें बोलते हैं सघोष। या कंपन कम हो तो अघोष, कंपन ज्यादा हो तो सघोष। अल्प प्राण किसको कहते हैं, जिन वर्णों को बोलने में मुंह से कम हवा निकले उन्हें कहते हैं अल्प प्राण। जैसे का और खा, खा में ज्यादा हवा निकली और का में कम निकली। अब देखिए का में कम निकली हवा और खा में कैसे निकली, ज्यादा। तो का होगा अल्प प्राण, खा होगा महाप्राण। जैसे ग और घा, चा छा, पा फा, तो ये पहले वाला अल्प प्राण, दूसरे वाला महाप्राण है सब में। आप देखेंगे जिन वर्णों को बोलने में मुंह से अधिक हवा निकले उसे महाप्राण कहें। अच्छा, व्यंजन हम पढ़ते हैं। व्यंजन को नॉर्मली 3 भागों में डिवाइड करता हूं। पहला है वर्गीय स्पर्शी व्यंजन जिनकी संख्या 25 है। फिर आपका अंत्यस्थ व्यंजन जिनकी संख्या आप देखेंगे, जिनकी संख्या आपकी 4 है। और फिर आप देखेंगे उस व्यंजन जिनकी संख्या भी 4 है। आप यहाँ पर देखेंगे अंत्यस्थ व्यंजन पहले आप जानिए, या रा ला वा, ये अंत्यस्थ व्यंजन है। उस व्यंजन सा 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 हा, अंत्यस्थ का व्यंजन का मतलब होता है जिन अक्षरों को बोलने, जिन वर्णों को बोलने में हवा अंदर की ओर खींची जाती हो। और उस व्यंजन का मतलब होता है जिन व्यंजनों को या जिन वर्णों को बोलने में शरीर में गर्मी का अनुभव होता है और हवा बाहर की तरफ जाती है। तो आप ये देखेंगे, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इनमें से कोई एक दे देगा, पूछेगा बताइए अंत्यस्थ व्यंजन क्या है, तो ये चारे क्या है, अंत्यस्थ व्यंजन। और ये है उष्म व्यंजन। आप देखेंगे बिना समय गवाए आगे वर्गीय व्यंजन। जो व्यंजन मुख के किसी भाग से स्पर्श होते हैं उन्हें स्पर्शीय वर्गीय व्यंजन कहते हैं। कोई बात, अच्छा कितने भागों से हम मुंह से बोल सकते हैं, आप देखेंगे कंठे। सबसे पहले आप नीचे की तरफ देखेंगे, जहां आप अपना मुंह खोलिए और एक देखेंगे कुछ लटका हुआ है, एक घंटी से लटकी हुई है, उसको बोलते हैं कंठ। उससे ऊपर जीभ लगाइए, तालव्य है। उससे जो खाली जगह है उसको तालव्य। उससे आगे बिल्कुल दांतों के ऊपर ये मूर्धन्य है, दंत्य और ओष्ठ्य। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि ये इस पर ये जितने भी हैं ये वर्गीय व्यंजन हैं जिनकी संख्या 25 होती है। इनको आप छोड़ दीजिए, मैंने बाद में लगाए हैं। ये क्यों लगाए हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप ये सिर्फ जान लीजिए कंठीय व्यंजन में कौन कौन आते हैं। देख का, खा, गा। अब देखें का, खा, गा, घा और डा। तालव्य में चा, अच्छा ऐसे याद रखिए ताला चाबी, तो कौन कौन आएंगे, चा, छा, जा, जा, आ। अब आया मूर्धन्य में, तो मूर्धन्य में क्या करेंगे, टा, ठा, डा, ढा,
और ना। फिर देखेंगे दंत्य में, दंत्य, दंत्य में त्य आ रहा, इसे ऐसे याद रखिए आप, इसे आप यहाँ से रखिए ऋषि के नाम से, मान, ठीक है। तो आप एक चीज आप याद रखिए, मोटा ऋषि ऐसे याद रखो, मोटा ऋषि, मोटा ऋषि, ऋषि इसमें आ जाएगा इसलिए आपको याद रहेगा। तो दंत्य में आते हैं ता, था, देखो ता, था, ये था है, ये गलती से लिखा हुआ है था, ये था लिखा हुआ, ता, था, दा, धा, ना। और ओष्ठ्य में आएंगे पा, फा, बा, भा और मा। तो अब ऊपर आप एक चीज जो देख रहेंगे, पहले दो वर्ग ये वाला, ये सब के सब क्या होंगे, ये अघोष हैं, और बाद के तीनों क्या हैं, ये सघोष हैं। इनको घोष भी बोलते हैं, मतलब कि इन्हें बोलने के लिए मैंने क्या बताया, इन्हें बोलने में कंपन की ज़्यादा आवश्यकता होगी। क खा में कम है और गा, घा और डा में ज़्यादा कंपन। फिर है अल्पप्राण महाप्राण, ये अल्पप्राण, ये महाप्राण, ये अल्पप्राण महाप्राण अल्पप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण अल्पप्राण। कहीं कहीं किसी पुस्तकों में आपको देखने को मिलेगा कि पहला ऐसे बोलते हैं कि भैया पहला, तीसरा और पांचवें वर्ग के अक्षरों को अल्पप्राण कहते हैं, दूसरा और चौथे वाले को महाप्राण। मैं कहता हूँ ऐसे ही याद कर लीजिए, पहले को अल्पप्राण, दूसरे को महाप्राण, फिर अल्पप्राण, फिर महाप्राण। जल्दी याद हो जाएगा, इतना हार्ड नहीं, लेकिन परीक्षा में 1% यहाँ से जरूर पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्यों लिखे हैं ये चीज़ आप जान लीजिए। कई बार कहता है बताइए, जब पिछली बार उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया था, आपसे एक प्रश्न पूछ लिया गया था कि बताइए या का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, तो आप बताएंगे इसका उच्चारण स्थान है या, ये तालव्य, तो इसको भी याद कर लीजिए, ये सबके उच्चारण स्थान है। आप आगे देखेंगे, पांचवें वर्ग में माँ को छोड़कर सभी वर्ग क्या होते हैं, नासिक क्या होते हैं। मैं दिखा देता हूँ पांचवा वर्ग कौन सा है आपका, ये वाला। तो उसमें आप किसको छोड़ दीजिए, माँ को छोड़ दीजिए, और बाकी जितने भी हैं सारे के सारे क्या हैं, नासक्य हैं। क्यों, क्योंकि नाक से बोले जाते हैं, डा ना ना, ये नाक की सहायता से बोले जाते हैं। अब यह आया अंत्यस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों को बोलने में हवा अंदर की ओर खींची जाती है उन्हें अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं, जिनकी संख्या 4 है, या, रा, ला और वा। फिर आप देखेंगे या और वा को अर्धस्वर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, जे आप या बोलिए या, तो आपको लग रहा है इसमें आ बोला जा रहा है, वाह आ बोला जा रहा है, तो इसलिए अर्ध, इसको क्या कहते हैं, अर्धस्वर। सभी अंत्यस्थ व्यंजन क्या होते हैं, सघोष होते हैं। याद रखो, जितने भी अंत्यस्थ व्यंजन हैं सघोष हैं, मतलब कि इनमें कंपनी की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, और सारे के सारे अल्पप्राण हैं, हवा कम निकलती है। फिर आप देखेंगे ऐसे व्यंजन जिन्हें बोलने के लिए इस समय गर्मी का आभास होता है उन्हें क्या कहते हैं, उस व्यंजन कहते हैं। जैसे शा, शा, शा और हा। सभी उस व्यंजन अघोष होते हैं और महाप्राण होते हैं, ये आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, जो व्यंजन दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 होती है, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ और श्रा। क और शा, त्रा में त और र, ज में ज और आ, और श्रा में शा और रा। अब आप इन्हें देखेंगे, ये दो व्यंजनों से मिलकर ये बने हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। याद कर लीजिए, बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। स्व, त्र, ज्ञ और श्रय ये हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस किस से मिलकर बने आप ये भी याद कर लीजिए। फिर आया द्विगुणित व्यंजन किसे कहते हैं। द्विगुणित या उपक्षिप्त व्यंजन भी इनको कहा जाता है। डा और ढा को, एक डा आप ऐसे लिखते हैं जबकि एक डा आप ऐसे लिखते हैं, एक ढा आप ऐसे लिखते हैं और एक डा आप ऐसे लिखते हैं, तो इसको कहते हैं द्विगुणित व्यंजन। पहला डा और डा, पहले वाला दोनों के दोनों का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धन्य है, दोनों ही सघोष है, लेकिन पहले वाला अल्पप्राण है और दूसरे वाला महाप्राण है। आगे आप देखेंगे मिश्रित उच्चारित व्यंजन, मतलब कि जब इन्हें बोलते हैं तो ये किसी एक जगह से स्पर्श नहीं होते हैं, जीभ से, मुंह से, ये दो चीज़ों का मिलन। जैसे रा और ला, ये दंत मूल है, दांत और मुंह से मिलकर बोलते हैं। जैसे वा को दंतोष्ठ्य कहते हैं, ओ औ औ को कंठोष्ठ्य कहते हैं, ए और औ को कंठ तालव्य कहते हैं, स्व को कंठ मूर्धन्य कहते हैं, ता को दंत मूर्धन्य कहेंगे, श्रा को तालु मूर्धन्य कहेंगे। क्या कहेंगे, तालु मूर्धन्य।
अब आप देखेंगे रा को लुंठित वर्ण भी कहते हैं। लुंठित, अब रा बोलिए रा, तो आप देखेंगे ये ऐसे लगे जैसे आप लुढ़का के कोई चीज़ बोल रहे हो। देखें रा जब गोल करके आप, तो ला को क्या कहेंगे हम, लुंठित वर्ण कहते हैं। ला को पार्श्विक कहते हैं। पार्श्विक का मतलब होता है ध्वनि जो है टकराती है। जब ला ला का आप एक गूंज पैदा होती है, तो ला को क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन। आ को शहीद वर्ण कहते हैं। क्यों कहते हैं, आप का बोलिए, पा बोलिए, चा बोलिए, सबके अंत में आपको लगेगा आ बोल रहे हैं, लेकिन इसका महत्व है। जब का आ गया, पा आ रहा है, ज बाद में आ, फिर भी इसकी वैल्यू नहीं, फिर भी इसको बोलते हैं शहीद वर्ण। हा को काकल्य या स्वर यंत्रमुखी भी कहा जाता है। च छ जा झा को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है स्पर्श संघर्षी, क्योंकि इनमें ज़्यादा स्पर्श करना होता है। जो स्पर्श व्यंजन होते हैं 25, लेकिन स्पर्श संघर्षी ने ज़्यादा बोलना है। च छ ज झा, इनको ज़्यादा स्पर्श करना पड़ रहा है, इसलिए स्पर्श संघर्षी व्यंजन इन्हें कहा जाता है। वर्गीय व्यंजनों को उदित व्यंजन भी कहा जाता है। हिंदी भाषा में फारसी से 5 वर्णों का प्रयोग होता है। ये क ख ग जा और फा, इनको हम आगत व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि फारसी से लिए गए हैं। जैसे जफर, आप जफर बोलते हैं, जफर, तो आप देखेंगे जफर में जफर, ठीक है, तो ये फारसी हैं, तो इन्हें बोलते हैं। हिंदी में फारसी से 5 वर्णों का प्रयोग होता है। बाद में कुछ नहीं, अलग से कुछ नहीं करना है। जब का हमने लिख दिया, तो का के बाद में हलंत यहाँ लग गया बूंदी, जैसे कि हम खा लिख रहे हैं, तो यहाँ ही बिंदी लगी, इसको बोलते हैं आगत व्यंजन। 5 हैं। तारत्व के आधार पर 2 प्रकार की होते हैं, घोष और अघोष। मैंने अभी बताया, जिसमें कंपन कम हो वो घोष, जिसमें कंपन ज़्यादा हो वो घोष, और जिसमें कम हो अघोष। वायु के आधार पर 2 बता चुका हूँ, अल्प प्राण और महाप्राण। जिसमें हवा कम निकले वो अल्प प्राण, जिसमें ज़्यादा निकले वो महाप्राण। तो देखिए आज का ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। आपको लगता है अगला चैप्टर है शब्द रचना, आपको लगता है ये चैप्टर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है यूपी पुलिस की दृष्टि से भी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। उम्मीद करते हैं इससे बार कहीं भी कुछ नहीं आएगा। जय हिंद, जय भारत।